तो दोस्त ये कहानी है मिंगटन की, जो कि एक ऐसे कॉलेज में फंस जाता है जहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ रहती हैं। अब मिंगटन चाहता है कि वो इस कॉलेज से बाहर निकले, लेकिन वो लड़कियाँ उसे इस कॉलेज से बाहर निकलने नहीं देती। इसी कॉलेज में हम फेंक्यू नाम के एक फाइटर को देखते हैं, जो कि मन ही मन मिंगटन को पसंद करती है, लेकिन वो कभी मिंगटन से कह नहीं पाती। दोस्तों मैंने सीरीज का फर्स्ट पार्ट पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हो, तभी आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। दोस्तों ये सीरीज इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि अगर आप थोड़ी सी भी देख लोगे ना तो ये आपको एंड तक चिपका कर रखेगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे इसके अगले पार्ट को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हम देख पाते हैं कि फेंक्यू और मिंगटन को प्रिंसिपल ने बुलाया होता है। प्रिंसिपल वहाँ पर फेंक्यू से कहते हैं कि तुमने मिंगटन से पूछे बिना टूर्नामेंट में उसका नाम क्यों डाला। यहाँ पर मिंगटन ने भी ट्रांसफर मांगा होता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे ट्रांसफर देने से मना कर देते हैं और प्रिंसिपल इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, इसलिए तुम दोनों को पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। और इन दोनों की पनिशमेंट ये होती है कि इन दोनों को मिलकर एक पूल को साफ करना है और इन दोनों की देखभाल करने के लिए एक रेफरी को भी अपॉइंट किया जाता है। अब क्योंकि इन दोनों को पनिशमेंट मिली है तो इसकी वजह से इन्हें पूल तो साफ करना ही पड़ेगा। अब ये दोनों उस पूल को साफ करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से फेंक्यू मिंगटन के ऊपर पानी फेंकने लगती है। मिंगटन जब रेफरी की तरफ देखता है तो रेफरी सो रही होती है। यहाँ पर मिंगटन सोचता है कि मैं चुप क्यों रहूं, अगर ये मेरे ऊपर पानी डाल रही है तो मैं भी तो इसके ऊपर पानी डाल सकता हूँ। और अब मिंगटन भी फेंक्यू के ऊपर पानी डालने लगता है और इस तरीके से इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब तभी अचानक से रेफरी की आंख भी खुल जाती है और वो इन दोनों को देखकर कहने लगती है कि प्रिंसिपल ने तुम दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए ही तो तुम्हें पनिशमेंट दी थी और तुम यहाँ पर भी लड़ाई कर रहे हो। और वो इन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए इनके पैरों को आपस में बांध देती है और कहने लगती है कि अब देखती हूँ कि तुम दोनों लड़ाई कैसे करते हो। अब ये दोनों बड़ी मेहनत के साथ उस पूल को साफ कर देते हैं और इसके बाद ये काफी ज्यादा थक चुके थे तो इसकी वजह से चेयर पर जाकर वहां पर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे इन दोनों को वहां पर नींद आ जाती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर फेंक्यू की आंख खुल जाती है और वो बहुत ही ध्यान के साथ मिंगटन को देखने लगती है। फेंक्यू मिंगटन को देखकर पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो चुकी थी और उसे टच करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मिंगटन की आंख खुल जाती है और वो फेंक्यू से कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही थी। फेंक्यू से कहती है कि तुम्हारे मुंह पर कुछ कीड़े टाइप का चल रहा था, मैं तो सिर्फ उसे हटा रही थी। इसके बाद फेंक्यू अपने पैरों की डोरी को खोलकर वहां से भाग जाती है। मिंगटन यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये आखिर यहाँ पर क्यों आई थी, कहीं ये मेरा गला तो नहीं दबाना चाहती थी। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सुनाओ को देख पाते हैं, जो कि अपने कॉलेज के बॉक्सिंग में होता है। अब तभी उसके पास जोमी आती है। सुनाओ जोमी को देखकर उससे कहने लगता है कि ओ तुम यहाँ पर कैसे। जोमी उससे कहती है कि देखो उस दिन तो मेरे ग्लव्स लूज थे, इसकी वजह से मैं तुमसे हार गई थी, लेकिन आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ और आज तो मैं हरा कर जाऊंगी। सुनाओ उससे कहता है कि ठीक है चलो, अगर तुम्हारा लड़ने का मन है तो लड़ ही लेते हैं। अब जब जोमी अपने ग्लव्स पहनने के लिए जाती है तो तभी अचानक से वहां पर उसके पेट में दर्द होने लगता है। सुनाओ भी उसकी सिचुएशन को समझ लेता है और वो उसके पास जाकर उससे कहता है कि देखो अभी मैं मेंटल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं भी तुमसे नहीं लड़ सकता। लेकिन जोमी पेट दर्द होने के बावजूद भी उससे लड़ना चाहती थी, क्योंकि आज जोमी उसे हराना चाहती है। जोमी उससे कहती है कि लड़ने के लिए मेंटल प्रिपरेशन की कब से जरूरत पड़ने लगी, तुम बहाने कम मारो और चुपचाप मुझसे लड़ो। लेकिन सुनाओ फिर भी उससे फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। अब जोमी उदास होकर वहां से चली आती है और सोच रही होती है कि आज मेरे पास जीतने का इतना अच्छा मौका था, लेकिन मैंने वो भी गवा दिया। अब जोमी वहां से जा रही होती है कि तभी अचानक से सुनाओ भागते हुए उसके पास आता है और उसे अपना बैग पकड़ाकर उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। वो वहाँ पर एक दुकान में जाकर वहाँ पर हॉट चॉकलेट खरीद कर लाता है। जोमी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रहा है। सुनाओ उसके पास आकर उससे कहता है कि ये पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और हाँ ऐसे वक्त में तुम्हें ज्यादा फाइट करने की नहीं सोचनी चाहिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले आता है। जोमी यहाँ पर सोच रही होती है कि इसे मेरी प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला, ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है यार। अब अगले सीन में हम फेंक्यू को देख पाते हैं, जो कि मिंगटन के ख्यालों में ही खोई हुई थी। वो सिर्फ मिंगटन के बारे में ही सोचती रहती है और वो सोच रही होती है कि यार मुझे क्या हो गया है, मैं सिर्फ मिंगटन के बारे में ही क्यों सोच रही हूँ, कहीं मुझे मिंगटन से प्यार तो नहीं हो गया है। इधर दूसरी तरफ हम मिंगटन को देख पाते हैं, जो कि अपने भाई बहनों के साथ एक बिल्डिंग में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी वहाँ पर एक लड़के पर नजर पड़ती है। खैर वो उसे नजरअंदाज कर वहाँ से जाने लगता है। अब उसके भाई बहन और वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी अचानक से वो लड़का उनके सामने आ जाता है। इस लड़के का नाम जैन है। मैं आपको बता दूं कि जैन थोड़ा सा आरामी टाइप का लड़का है। जैन वहाँ पर मिंगटन से कहता है कि क्यों बेटा मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, और क्या तुम मुझे भूल गए, मैं तो तुम्हें बहुत मिस करता हूँ यार। याद है ना तुम्हें हाई स्कूल में मैं अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पंच करता था, और तुमने मुझसे हाई स्कूल में इतनी मार खाई है कि बस पूछो मत। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं अपनी पंचेस प्रैक्टिस तुम पर कर सकूं। मैंने तो सुना है कि तुमने ज़ैंगजी कॉलेज में एडमिशन लिया है, और आखिर तुम्हें ज़ैंगजी कॉलेज में एडमिशन दे किसने दिया।
और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम वहाँ की चैंपियन फेंग्यू से फाइट करने वाले हो, आखिर तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से गई। इस तरीके से वो मिंगटन को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। दरअसल हाई स्कूल में ये मिंगटन को बहुत ही ज़्यादा बुली किया करता था और अब ये सुनाओ के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता है। अब मिंगटन उसकी बातें सुनकर उससे लड़ाई करने के लिए तैयार था, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो अपने भाई बहनों के सामने कुछ हंगामा खड़ा करे। इसकी वजह से वो किसी भी तरीके से अपने भाई बहनों को यहाँ से ले जाना चाहता है। वो जैन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम यहाँ से हमें जाने दो, जिस पर जैन उससे कहता है कि अच्छा, अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। और अब मिंगटन को अपने भाई बहनों को खातिर ऐसा करना ही पड़ता है। जैन वहाँ पर मिंगटन को लात मारकर वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाने पर हम मिंगटन को देख पाते हैं, जो कि जैन की हरकतों पर बहुत ही गुस्सा होता है और वह अपने आप को कोस रहा होता है कि आखिर उसने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन वो वहाँ पर किसी तरीके से अपने आप को समझाता है और अपने आप को कंट्रोल करता है। मिंगटन का भाई छोटू आकर उसे कहने लगता है कि आखिर तुम उससे क्यों नहीं लड़े और तुम उसकी बातों को सहन क्यों करते रहे। मिंगटन उससे कहता है कि देखो छोटू, हर चीज का हल सिर्फ लड़ाई नहीं होती और मुझे पता था कि लड़कर कोई भी फायदा नहीं है। आप झूठ कह रहे हैं भैया, आप तो हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहते हैं, लेकिन अब जब आपकी बारी आई आप तो पीछे हट गए। जिस पर मिंगटन उससे कहता है कि अच्छा चलो, अगर मैं लड़ाई कर भी लेता और अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता, आइंदा ऐसा सवाल मत करना। और अब अपने भाई की डांट सुनकर छोटू वहाँ से भाग जाता है। मिंगटन का ओवर फेंक्यू की बात याद आती है कि तुम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते, अभी ऐसा करेगा या फिर नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन बयूनो बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग के लिए शानदार एंट्री करता है और वो वहाँ पर अपने कपड़े उतार कर अपनी पूरी बॉडी पर तेल लगा लेता है और एक बॉडी बिल्डर की तरह अपने एब्स दिखाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ की सारी लड़कियां चली आती हैं। मिंगटन सोच रहा होता है कि मैं भी तो लड़का हूँ यार, मुझे भी तो थोड़ी रेस्पेक्ट दिया करो। अब तभी बयूनो के पास वहाँ पर मियाँ आती है और वहाँ पर उससे कहने लगती है कि देखो बेटा, ये एक स्पोर्ट्स कॉलेज है और यहाँ की सभी लड़कियाँ बहुत ही टैलेंटेड हैं और तुम अपने आर्म्स दिखाकर कभी भी उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मिंगटन की बात तो अलग है, वो इस स्कूल का सबसे पहला लड़का है, इसलिए हम सबको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हाँ सुनो, यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर जितना भी तेल पड़ा है उसे साफ कर जाना, फ्री का तेल नहीं है कि जब मन करा जब लगा लिया। और वो कहकर यहाँ से चली आती है। इधर दूसरी तरफ हमें एमएमए क्लब को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम मिंगटन को बैठा हुआ भी देख पाते हैं, लगता है उसने भी उनका क्लब ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर ट्रेनर उन्हें बताता है कि हम सबको एमएमए सीखना चाहिए क्योंकि ये मिस्टर मार्शल आर्ट है, इस काम में फेंग्यू एक्सपर्ट है तो वो तुम्हें डेमो देगी। यहाँ पर ट्रेनर उन सबसे कहते हैं कि तुम में से कोई एक निकल कर बाहर आ जाओ जिससे कि फेंग्यू डेमो दे सके। तब वहाँ पर सब एक दूसरे को मुंह को देखने लगते हैं। तब बयूनो जल्दी से कहता है कि मैं आऊँगा। वो फेंग्यू के पास आकर उससे कहता है कि कॉलेज के पहले दिन में रेडी नहीं था, इसकी वजह से तुमने मुझे उठाकर पटक दिया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी फेंग्यू उसे उठाकर नीचे पटक देती है और इस तरीके से बयूनो अपनी नाक कटा लेता है। अब ट्रेनर कहते हैं कि अब कोई और निकल कर बाहर आओ, लेकिन बयूनो उनसे कहता है कि नहीं नहीं सर, मैं एक बार फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। और फिर क्या, फेंग्यू बहुत ही बुरी तरीके से बयूनो को वहाँ पर धोती है। फेंग्यू का ऐसे डेमो देख कर मिंगटन वहाँ पर शॉक्ड रह जाता है। इधर दूसरी तरफ मियाँ और जोमी बुक पढ़ रही होती हैं, वो इस बारे में रिसर्च कर रही होती हैं कि आखिर किसी को बातों बातों में कैसे कन्विंस किया जाता है। दरअसल वो दोनों मिंगटन को बॉक्सिंग ट्रेनिंग और मैच के लिए कन्विंस करना चाहती हैं। तभी मिंगटन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको देख कर वहाँ पर मियाँ उछलने लगती है। मियाँ जोमी से कहती है कि अभी हमारी बात करना बेकार है, पहले बुक को पढ़ लें, इसके बाद हम उससे बात करेंगे। और वो एक कहकर वहाँ से तेजी से भागने लगती हैं। मिंगटन भी उनका पीछा करता है और वो आगे जाकर उन्हें ब्लॉक कर लेता है। मियाँ कहती है कि अरे वाह, तुम भले ही फाइट नहीं करते लेकिन भाग तो बहुत तेज लेते हो। मिंगटन उन दोनों को वहाँ पर एक पेपर दिखाता है जिसके अंदर उसका पूरा टाइम टेबल लिखा होता है कि किस वक्त वो क्या करता है। मिंगटन उन दोनों से कहने लगता है कि ये मेरा टाइम टेबल है, अगर तुम्हें इस टाइम टेबल में मेरा कोई भी खाली समय दिखाई दे तो तुम दोनों उस वक्त मुझे ट्रेन कर सकती हो। ये दोनों मिंगटन के इस फैसले पर हैरान थी क्योंकि मिंगटन पहले तो इनसे लगातार मना कर रहा था, लेकिन अब उसे न जाने क्या हो गया। जब वो दोनों उसके टाइम टेबल को देखती हैं तो उन्हें उसके अंदर कोई भी खाली टाइम दिखाई नहीं देता और वो दोनों इस बात को लेकर परेशान होने लगती हैं कि आखिर उसे किस टाइम पर ट्रेन करें। अब मियाँ बड़ी बारीकी के साथ उसके टाइम टेबल को चेक करने लगती है और अब फाइनली उससे कुछ खाली टाइम मिल भी जाता है। वहाँ पर उन दोनों को इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है कि आखिर मिंगटन को कौन ट्रेन करेगा। इधर दूसरी तरफ हमें मिंगटन को दिखाया जाता है जो कि रैबिट के फेस में आइसक्रीम शॉप पर काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर फेंग्यू पर पड़ती है। वो जल्दी से जाकर चेक करने लगता है कि आखिर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है भी या फिर नहीं, और उसे पता चलता है कि एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बची होती है। वो काउंटर को मैनेज करने वाली लड़की से कहता है कि वो उस आखिरी आइसक्रीम को किसी को भी ना दे, वो उसे फेंग्यू के लिए बचा कर रखे, और वो बेचारी भी इस बात को मान जाती है। अब फेंग्यू अंदर आकर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को मांगती है, तब वो काउंटर वाली लड़की उसे बताती है कि सिर्फ एक ही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बची हुई है। बाहर जो रेबिट के भेस में खड़े हुए हैं उन्हीं ने तुम्हारे लिए आइसक्रीम बचा कर रखी हुई थी। फेंग्यू सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो मजे से उस आइसक्रीम को खाने लगती है।
फेंग्यू को अभी भी ये नहीं पता है कि उस रैबिट के भेस में मिंगटैन है। मिंगटैन यहाँ पर फेंग्यू को खुश देखकर खुद भी खुश होता है। खैर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सुनहाओ और जोमी के पापा बॉक्सिंग में फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पर जोमी के पापा एक्सपर्ट वाले मोमेंट्स कर कर सुनहाओ को वहाँ पर हरा देते हैं। ये देखकर सुनहाओ उनसे कहने लगता है कि ये मोमेंट्स आपने कहाँ से सीखे और इन मोमेंट्स से तो आप बड़े से बड़े फाइटर को हरा सकते हो। जिस पर जोमी के पापा कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे एक सीनियर होया करते थे, उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, लेकिन एक दिन अचानक से वो चल बसे। अब इस पूरी दुनिया में इन मोमेंट्स को सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शायद मिंगटैन के फादर की बातें कर रहा है, लेकिन ये सच है या फिर झूठ ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब सुनाओ उनसे कहता है कि मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ, लेकिन जोमी के फादर कहते हैं कि देखो मैं इसे सिखाते दूंगा, लेकिन इसके कुछ रूल हैं वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। अब इतने में ही जोमी वहाँ पर पहुँच जाती है। जोमी वहाँ पर सुनाओ को देखकर उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सुनाओ कहता है कि आगे जो तुम्हारा टूर्नामेंट होने वाला है उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पापा से ट्रेनिंग लेने आया हूँ। यहाँ पर जोमी अपने पापा को बहुत ही गुस्से से देख रही होती है। तब उसके पापा उससे कहते हैं कि ये तो तुम्हारा आइडिया था कि तुम चाहती थी कि मैं बच्चों को ट्रेन करूं और उनसे पैसे कमाऊं। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरे ही अपोनेंट को ट्रेन करेंगे। अरे देखो वो अपोनेंट तो तुम्हारे लिए है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा वो स्टूडेंट ही है। तब जोमी वहाँ से गुस्सा होकर चली आती है। अब अगले दिन फेंग्यू कॉलेज में होती है और उसे तभी वहाँ पर एक मैसेज आता है। बोर्ड टूर्नामेंट का शेड्यूल होता है। फेंग्यू का प्लान था कि वो मिंगटैन से डायरेक्टली फाइनल्स में लड़े, लेकिन वो शेड्यूल में देख पाती है कि मिंगटैन को फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत सारे मैचेस जीतने हैं। अब उसे इस बात की फिक्र है कि वो इन मैचेस को कैसे जीतेगा। वो शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर भी लगा होता है। वहाँ पर सुनहाओ और जैन उसे देख रहे होते हैं। जैन कहता है कि गुरु हम दोनों एक ही मैच में, इसलिए हम दोनों की जब भी लड़ाई हो तुम मुझे धीरे से मारना। और फिर वो मिंगटैन का नाम लेकर कहता है कि ये लड़का बिल्कुल बेकार है और ये बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पता नहीं इसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किसने करा लिया। अब सुनहाओ उससे कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो। अरे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से उसे जानता हूँ, वो मेरे साथ ही हाई स्कूल में पढ़ा करता था और मैं उससे अपना बैग उठवाया करता था। अब तो मिंगटैन वहाँ से गुजर रहा होता है। जैन उसे आवाज़ देकर वहाँ पर बुलाता है, लेकिन मिंगटैन उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। अब जैन भागकर उसके पास जाता है और उसे रोकता है और कहने लगता है कि कल की मार भूल गई क्या बच्चू, तुम्हें पता है ना कि कल तुम मेरे सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे थे और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे छोड़ दो, और अब तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। अब तभी कोई अचानक से आकर वहाँ पर उसकी उंगलियों को मोड़ देता है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी परम सुंदरी फेंग्यू होती है। वो गुस्से में कहती है कि मिंगटैन को ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शुक्र मानो कि ज़ैंगजी स्कूल के बच्चों को अपनी पावर्स बाहर दिखाना अलाउ नहीं होता, नहीं तो कब की मैं तुम्हारी चटनी बना देती। फेंग्यू के गुस्से को देखकर जैन की तरफ से सुना उससे माफ़ी मांगता है। मिंगटैन भी फेंग्यू से कहता है कि तुम्हें इससे लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मेरे ग्रुप में मेरा इससे मैच है तो तब मैं इसे इकट्ठा देख ही लूँगा। ये कहने के बाद मिंगटैन वहाँ से चला जाता है। इधर सुनाओ जैन को समझा रहा होता है कि आइंदा अगर ऐसी किसी के साथ हरकत की तो मैं खुद ही तुम्हें मार दूंगा। इधर हम मिंगटैन को देख पाते हैं जो कि अपने टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहा होता है और वो अपने काम के वक्त भी वर्कआउट को नहीं छोड़ता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग्यू और उसका भाई अपने दादाजी के एक फ्रेंड से मिलने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। यहाँ पर जोइस फेंग्यू से कहता है कि मुझे तो लगता है कि दादाजी के फ्रेंड का लड़का बिल्कुल तुम्हारी उम्र का है, इसलिए मुझे लगता है कि दादाजी तुम्हारा रिश्ता उसके साथ चलाना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ हम मिंगटैन को देख पाते हैं जहाँ पर उसका ओनर उससे कह रहा होता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर नौकरी दी है। आज तुम बहुत ही वीआईपी को सर्व करने वाले हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। और ये कहने के बाद वो ओनर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि फेंग्यू के दादाजी और उनके फ्रेंड यहाँ पर आए हुए हैं। अब फेंग्यू और जोइस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो सब लोग वहाँ पर बैठ कर बातें करने लगते हैं। फेंग्यू के दादाजी के फ्रेंड बताते हैं कि ये फेंग्यू है, याद है ना तुम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। उनका लड़का कहता है कि हाँ मुझे याद है कि हम दोनों साथ ही में पढ़ा करते थे और साथ ही में खेला करते थे। बचपन में फेंग्यू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी। यहाँ से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फेंग्यू उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन उसने उसके गिफ्ट को फेंक कर उसे पागल कहा था। उस दिन फेंग्यू बहुत ही ज़्यादा रोई थी। इस लड़के का नाम सीबी है। अपने बचपन की बातों को याद कर यहाँ पर फेंग्यू को सीबी से चिड़न होने लगती है और यहाँ पर फेंग्यू समझ जाती है कि उसके दादाजी और उनके फ्रेंड उनके रिश्ते को पक्का करने के लिए यहाँ पर आए, इसलिए वो वहाँ से कुछ बहाना लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे मिंगटैन खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि मिंगटैन यहीं पर काम करता है, लेकिन वो वहाँ पर मिंगटैन को नज़रअंदाज कर कर वहाँ से चली आती है। इधर मिंगटैन देख रहा होता है कि आखिर फेंग्यू कहाँ पर गई, तो वह देख पाता है कि फेंग्यू सीढ़ियों पर खड़ी हुई कुछ सोच रही है। वो वहाँ पर खड़ा होकर फेंग्यू को देखने लगता है, लेकिन तभी पीछे से सीबी भी आ जाता है। सीबी फेंग्यू के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, तुम्हें याद है ना कि हम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। जिस पर फेंग्यू कहती है कि हाँ मुझे याद तो है, मुझे ये भी याद है कि तुमने मेरे गिफ्ट को फेंक दिया था और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी। जिस पर सीबी उससे कहता है कि देखो मैं भी तुम्हें पसंद करता था और मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों की वजह से ऐसा किया।
आगे वो फेंग्यू से ये भी कहता है कि बचपन की नादानी समझ कर तुम मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर फेंग्यू को बहुत ही मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग्यू उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। अब तभी शिबी को वहाँ पर एक कॉल आता है। शिबी कहता है कि वो अभी भी पहले की तरह बिल्कुल पागल है और हाँ, मुझे उससे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मैं अपने फादर की वजह से ऐसा कर रहा था। यहाँ पर मिंगटेन भी ये सारी बातें सुन लेता है और उसे फेंग्यू के बारे में ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर, अब जब वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो तभी मिंगटेन गलती से या कहो जानबूझकर शिबी के ऊपर वाइन को गिरा देता है। वो मिंगटेन के ऊपर बहुत ही तो गुस्सा होता है और कहने लगता है कि मैं सारी शिकायत तुम्हारी मैनेजर से करूंगा। अब मैनेजर आकर वहाँ पर मिंगटेन को डांटती है। मिंगटेन भी माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब जब मिंगटेन वहाँ से जा रहा होता है तो फेंग्यू भी किसी तरीके से उन लोगों से बचकर मिंगटेन के पास आ जाती है। अब फेंग्यू मिंगटेन से पूछती है कि क्या वो सब तुमने मेरे लिए किया था। तब मिंगटेन उससे कहता है कि नहीं नहीं, वो तो गलती से मुझसे उसके ऊपर वाइन गिर गई थी। तब फेंग्यू उससे कहती है कि देखो, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे और अब जल्दी से मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तब मिंगटेन उसे बताता है कि मुझे सिर्फ इस बात का गिल्ट है कि मैंने उस दिन तुम्हें संकी कहा था। मुझे नहीं पता था कि ये सुनने के बाद तुम्हारे दिल को कितना ठेस पहुंचेगी, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। जिस पर फेंग्यू से कहती है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आज मेरे घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है, इसलिए तुम कहीं ना कहीं मुझे ट्रीट पर लेकर चलो। अब मिंगटेन फेंग्यू को बयूनू के रेस्टोरेंट में ले जाता है। उस रेस्टोरेंट को देखकर फेंग्यू उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें यहाँ से कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला था। जिस पर मिंगटेन उससे कहता है कि भले ही चाहे रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा हो, लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बस तुम मुझे एक बार खाकर बताना। अब वहाँ पर गर्मा गर्म नूडल्स आ जाते हैं और मिंगटेन उन्हें खाने लगता है, लेकिन फेंग्यू सोच रही होती है कि मुझे खाने चाहिए या फिर नहीं। मिंगटेन उससे कहता है कि जरा एक बार खाकर तो देखो, तुम दोबारा जरूर मांगोगी। जब फेंग्यू उन नूडल्स को खाती है तो वो उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। खाते वक्त फेंग्यू के बाल उन नूडल्स में जा रहे थे, तब मिंगटेन अपने हाथ से उन बालों को हटा देता है और अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बस देखते रह जाते हैं। इस पर फेंग्यू उसे थैंक्स कहती है और मिंगटेन स्माइल करता है। अब इतने में ही बयूनू भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर फेंग्यू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो फेंग्यू से कहने लगता है कि ये मेरा लक है कि आप मेरे रेस्टोरेंट में आई। अब फेंग्यू को वहाँ पर एक कॉल आता है और वो कहने लगती है कि अब मुझे जाना होगा। ये कहकर फेंग्यू वहाँ से चली आती है। अब फेंग्यू जाने के बाद बयूनू मिंगटेन के पास जाकर उससे पूछता है कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो ही नहीं रहा है। जिस पर मिंगटेन उससे कहता है कि नहीं नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिस पर बयूनू उससे कहने लगता है कि अच्छा चलो तुम भी सुन लो कि फेंग्यू मेरी क्रश है और क्या तुम फेंग्यू से मेरी बात कराने में मेरी मदद करोगे। मिंगटेन भी वहाँ पर थोड़ी देर तक सोचता है और उसे कह देता है कि चलो ठीक है। इधर दूसरी तरफ हम फेंग्यू को देख पाते हैं जिसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा होता है जब मिंगटेन ने उसके बालों को हटाया था। अब वहाँ पर उसका गिलास भर जाता है, लेकिन वो लगातार पानी डाली चली जा रही थी। तभी उसका भाई जोइस उसके पास आकर उससे पूछता है कि दीदी तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि तुम्हारा गिलास भर चुका है। वो फेंग्यू से कहता है कि तुम होटल से भी बिना कुछ खाए आ गई थी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। जिस पर फेंग्यू कहती है कि नहीं जोइस, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे मिंगटेन एक रेस्टोरेंट में ले गया था। ये सुनने के बाद जोइस कहने लगता है कि ओह, लगता है कि तुम मिंगटेन को पसंद करने लगी हो। फेंग्यू से कहती है कि चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और अगर तुमने किसी के साथ ये बात शेयर करी तो मैं कभी भी अपने साथ तुम्हें कार्ड्स नहीं खिलाऊंगी और तो और तुम्हें मारूंगी भी बहुत। अभी बात सुनने के बाद जोइस कहने लगता है कि ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। इधर दूसरी तरफ हमें मिंगटेन को दिखाया जाता है जो कि फेंग्यू के बारे में सोच कर पागल हो रहा होता है और वो वहाँ पर सिर्फ फेंग्यू की साइकिल को ही देख रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज का सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्या मिंगटेन क्वालिफाइंग मैचेस में जीत पाएगा? दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।